नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव की। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इस वक्त उस पतंग की तरह गोता खाते हुए दिख रहे हैं जो काफी लंबे वक्त से हवा में सधी हुई थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो झोल खा गई। कुछ ऐसा ही भारत और कनाडा के बीच हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर सीधे आरोप जड़ दिए हैं। वो बोले कि कनाडा में हुई एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि भारत ने इसका जोरदार खंडन किया है और अब इस तल्खी में धीरे धीरे नई चीजें जुड़ रही हैं। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फिलहाल कनाडाई नागरिकों के लिए जो वीजा देने की प्रक्रिया थी उसको होल्ड पे डाल दिया है। तो कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या को भी कम करने के लिए कहा है। कनाडा में खालिस्तान से जुड़े समर्थकों का होना और कनाडा का उनका समर्थन करना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त ये मुद्दा आखिर क्यों इतना गर्म हो गया है और आगे चलते हुए क्या भारत और कनाडा के रिश्ते और खराब होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टीकू सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं और जो मैंने इंट्रो पढ़ा उसी का एक जो लाइन थी वही कि खालिस्तान का समर्थन करना या वहां पर खालिस्तानी समर्थकों का होना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसा क्या घटा है कि अचानक से इतना तेज घटनाक्रम बदला और वो तल्खी एकदम जग जाहिर हो गई। ट्रूडो साहब ने बयान दे दिया, भारत ने भी कड़ी निंदा की और अब दोनों तरफ से कुछ कुछ एक्शन हो रहे हैं। देखिए, पर्दे के पीछे तो रिश्ते जो हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहे भारत और कनाडा के। आज से दशकों पहले जस्टिन ट्रूडो के पिता से मांग की थी कि एक खालिस्तानी को हमारे पास भेज दीजिए, एक्स्ट्राडाइट करिए। 1982 की बात 1908 उन्होंने नहीं किया, अनाप शनाप कोई कारण दिया और 1985 में वही आदमी था जो कि उस षड्यंत्र में शामिल था जिसकी वजह से कनिष्क एयर इंडिया का कनिष्क जहाज में बॉम्ब फटा और 329 लोगों की जाने गई। उसके बाद से हमने जब भी कनाडा से कहा कि भाई ये खालिस्तानी हैं, ये अलगाववाद में लिप्त हैं, ये हिंसा में लिप्त हैं और इनके के साथ कार्रवाई करिए, उन्होंने अनदेखी की। इसके बाद अभी ब्रैम्पटन में एक खालिस्तानी प्रदर्शन हुआ जिसमें एक झांकी थी जिसमें इंदिरा गांधी के हथियारे दिखाए गए और एक महिला दिखाई गई जो कि साफ तौर से इंदिरा गांधी का प्रतीक थी और वो खूना खून थी, साड़ी पहनी खूना खून। ये सब ये दिखाता है कि कनाडा ने कभी भी हमारी जो भावनाएं थी या हमारी जो मांग थी जो बिल्कुल जायज थी उसकी अनदेखी की। हाँ, ये बातें धीरे धीरे चल रही थी, राजनयिक स्तर पे चल रही थी, कभी ज्यादा उछली नहीं लेकिन चल रही थी। अब इस वक्त जो हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अलावा किसी देश ने ये इल्जाम भारत पे नहीं लगाया जो कि ट्रूडो ने लगाया कि उनके पास ये संकेत हैं और वो कहते हैं क्रेडिबल एलिगेशंस, जो अंग्रेजी में कहा कि हो सकता है कि पोटेंशियल कनेक्शन, ये कहा है पोटेंशियल कनेक्शन बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज्जर की हत्या। ऐसा आरोप अप्रत्याशित। ये भी पता चला है कि उन्होंने ये इल्जाम लगाने के पहले और पश्चिम के कुछ नेताओं से बात भी की थी, क्योंकि कनाडा के सबको मालूम है कनाडा के रिश्ते
अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कितने घनिष्ठ। जी हाँ। मुझे ये लगा था, आप इजाजत दें एक दो शब्द में और कहूं, मुझे ये लगा था कि संसद में ऐसा बयान देने के बाद वो या उनकी ऑफिशियल्स, उनके अफसर को ठोस सबूत जनता के सामने, दुनिया के सामने लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लाते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें खलल आएगा। जी। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, मर्डर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एक कानूनी, एक पुलिस की का सिलसिला होता है उसमें, और अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए तो उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बने हुए, इंटरपोल है, इंटरपोल के जरिए आप जाते हैं दूसरे देशों के साथ और मदद मांगते हैं कि हमारे पास कुछ सूचना है, आपसे मदद चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी जी के साथ उन्होंने यहां तक कहा अपने बयान में कि मैंने ये मामला प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उठाया। यही एक अप्रत्याशित है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से एक मर्डर केस के बारे में जिक्र कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब को देखते हुए इस मामले को तूल तो पकड़ना ही था। अब सवाल ये होता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या। जी। अभी तक तो हमारा रिस्पॉन्स बड़ा मस्कुलर रहा है और ट्रूडो साहब और उनके जो अफसरगण हैं वो ये कुछ नहीं दिखा पाए हैं कि उनके पास एविडेंस का क्या है। और यहां तक कि वो कनाडा का ऑपोजिशन लीडर जिन्होंने संसद में उनका समर्थन किया था उनके बयान के बाद, अब ये कह रहे हैं कि भाई ट्रूडो जी ने अभी तक हमें कोई भी एविडेंस नहीं दी। जी बिल्कुल, भारत भी एविडेंस की ही बात कर रहा है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए की, तो वहां भी ये बात निकल कर आई। और एक और बात बहुत शुरुआत में ही उसमें बयान आया कि जो ट्रूडो का बयान है उसकी हम खंडन करते हैं। वो भारत ने पहले भी किया और आज फिर बयान आया। और दूसरा ये कि ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। नरेंद्र जी ये बताएं कि इस समय इस तरह का, जैसा बता रहे हैं विवेक जी भी, कि ये अप्रत्याशित है, ये मामला कोई नया नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। ट्रूडो और उनके पिताजी के वक्त का उन्होंने किस्सा सुनाया तो, लेकिन ये इतना खुल के आना, संसद में बयान देना, और वाकई ये एक थोड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जो भी कुछ घटा है उसको प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर लेवल पे डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, इतना ओपनली बोल रहे हैं। क्या मजबूरी है या क्या उसके पीछे का उनका तर्क या सोच है? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। यही बात उठती है जहां तक भारत का प्रश्न है। भारत तो संबंध अच्छे रखना चाहता है। अभी हमारा पूरा बहुत ही पावरफुल पेट्रोलियम सेक्रेटरी लीड कर रहे हैं, ओएनजीसी के चेयरमैन हैं, ओएनजीसी विदेश के सब लोग कनाडा में। अभी 2 दिन पहले जो है हमारी तमाम वहां बातचीत हो रही थी सरकारों से, कनाडा की सरकार से हुई। वहां कैलगरी यूनिवर्सिटी में जाकर के हमारे अधिकारी लोग गए हैं, वहां उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए हैं। और बिल्कुल जैसे होता है कि 2 मित्र देश होते हैं आपस में संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। हाई पावर्ड भारत का डेलीगेशन जो है परसों भी कनाडा में था, जिस समय वहां के प्रधानमंत्री संसद में आरोप लगा रहे थे। हमारा हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय पेट्रोलियम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी चेयरमैन वहां, ओएनजीसी विदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर वहां, तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां। तो हमारा तो यही है, हम तो चाहते हैं उनसे अच्छे संबंध हो। और लेकिन हमारा इतना हाई पावर डेलीगेशन वहां गया हुआ है इस भावना से कि संबंधों को विस्तार करना है। और वहां के प्रधानमंत्री संसद के अंदर बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पोटेंशियल है, क्रेडिबल है, इस तरह से किसी और भारत जैसे देश पे जिसका इतिहास है, भारत का इतिहास है, पूरी दुनिया जानती है। अगर पाकिस्तान जैसे देश को आप नजरअंदाज करिए, जिसको कोई देश ही नहीं मानता, उसके अलावा कौन ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारत को लेकर के किसी ने ऐसे आरोप लगाए हों। अब उसकी वजह समझ में कनाडा के लोगों को भी नहीं आ रही। मैं कई लोगों से वह बातचीत हुई जो इन विषयों को समझते हैं और सबका यही कहना है कि भाई वो थोड़ा परेशानी में है। वो ऐसे राजनीतिक दल के साथ उनका सहयोग है संसद के अंदर जिससे उनकी सरकार का अस्तित्व बना हुआ है, जो उनके सीधे सीधे उन लोगों से संबंध है जिनके जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स उनके साथ हैं। 15 लाख भारतीय रहते हैं कनाडा में, 15 लाख।
और उसमें से लगभग 7,70,000 सिख समुदाय के हैं, और ज्यादातर लोगों को ये कहना कि उनका कोई खालिस्तान कुछ ऐसा वो गलत हो, लेकिन वहां ऐसे तत्व हैं, और ये जाहिर है वो तत्व जो कि किस तरह से अपना और विस्तार करना चाहते हैं, ये सब उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है भी किसी भी तरह का, उसका प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं, और उसको प्रधानमंत्री से थोड़ा ना बात करेंगे आप। आपने ब्रिटिश कोलंबिया में क्या एक्शन लिया? क्या वहां पे पुलिस में कोई एफआईआर लॉन्च करी? क्या वहां पे कोई आपने लीगल प्रोसेस इनिशिएट किया? ये कि अपराध हुआ है, उस अपराध का आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सीधे सीधे संसद में खड़े हो गए और आकर के एक सनसनीखेज जो होता है बयान दिया, इसलिए कि शायद जो 7 लाख 8 लाख वोट हैं वो ज्यादातर इनको मिल जाएंगे। तो मैं जानता हूं कि राजनीति के अंदर एक वोट भी जरूरी होता है, लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखना होता है कि जो आप उंगली उठा रहे हैं जिस देश के ऊपर, वो देश जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इतिहास है कि भारत की तरफ से हमने कभी इस तरह की बात, गैर जिम्मेदाराना बात कनाडा के बारे में नहीं करी, हमने कभी नहीं करी जी। हमने हमेशा सहयोग की बात करी, हमेशा उसकी बात करी। अब प्रश्न यही है कि जहां तक ये समझ में आता है वो यही है कि उनकी कुछ राजनीतिक जो जमीन है उनके नीचे वो तेजी से खिसक रही है, और जैसे कि तमाम कई देशों में, कुछ लोकतांत्रिक देशों में राजनीति करते हैं कि उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें चंद वोट मिल रहे हो। ये उसलिए ऐसा नजर लोगों का मानना जाता है कि इसलिए, लेकिन ये सोचिए वो अपने लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हैं, अपने राजनीतिक दल के लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हैं। साथ में उनको ये भी समझना चाहिए कि भारत के ऊपर जब आप ऐसे आरोप लगाएंगे, कौन दुनिया में आपके ऊपर विश्वास करेगा? आपका अपना ही नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इतिहास उठा करके देखिए, भारत जो है हमेशा उनके साथ भी अच्छे संबंध रहा है, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर बना हो कैंडू का, या तमाम हम, या आज भी एनर्जी में देख लीजिए, या कुल मिला के इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, भारत का नजरिया हमेशा दोस्ती का रहा और ये था कि अब विस्तार कर जाए। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता नहीं कि अपने देश के राष्ट्र हित का वो जिम्मेदारी से ख्याल रख पा रहे हैं। जी, तो ट्रूडो साहब, स्वर्ण सिंह साहब, ट्रूडो साहब का जो ये बयान, और जैसा तनेजा जी भी कह रहे हैं कि कई लोगों को तो कनाडा के अंदर ये आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बड़े लंबे अरसे से है, सब जानते हैं, लेकिन इस लेवल पर कभी ना एक्सपोज की गई, ना उसकी बात होती थी। अगर हम किसी जिस तरह का आरोप उन्होंने लगा दिया है कि इंडियन एजेंसीज का हाथ है, तो रशिया और चाइना, आई थिंक 2 ये देश हैं जिन पर इस तरह की आरोप लगती थी कि वो कनाडा के इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल मैटर में दखल देते हैं। लेकिन भारत के लिए ना कोई ये सोच सकता था, ना इस तरह की चीज होती थी, जबकि ये खालिस्तान वाला इतिहास लंबा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल भी मजबूरी है तो क्या ट्रूडो इतने कमजोर है कि उनको इस लेवल पे जाना पड़ रहा है, या इसके पीछे कोई और वजह आपको लगती है? मुझे लगता है कि उनके अंदरूनी राजनीति क्या जो उनकी कंपल्शंस हैं उस पर अभी काफी बात हो चुकी है। वो जाहिर है कि उनकी कंपल्शंस हैं, उनके साथ जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं, उनके सिंपैथाइजर्स हैं, वो सब बात हो चुकी। मुझे लगता है इसमें एक और पहलू जोड़ने की जरूरत है, वो ये कि शायद ये थोड़ी सी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दर्शाता है इस तरह का व्यवहार। क्योंकि आप देखें कि ये लगातार भारत ने, खासकर मुझे याद है 2017 से 2017 से ये लगातार भारत ने कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो का रुझान या उनकी प्रेजेंस है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहां, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है और भारत की सुरक्षा पर उसका एक तरह से कटाक्ष है, उसका प्रभाव है। और बहुत से इस तरह के लोगों को भारत टेररिस्ट करार कर चुका है, इस तरह खालिस्तान को आउटलॉ कर चुका है। तो जब एक आपका अच्छा दोस्त राष्ट्र इस तरह से बार बार आपको समझाने की कोशिश करता है कि उसके बावजूद आप लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह की चीजों को आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नजरिए से अलाउ करते रहते हैं, तो जाहिर है मुझे लगता है कि एक पर्सनल लेवल पर उनको लगा कि भारत ने जिस तरह से व्यवहार किया उनकी पिछली यात्रा में 2019 में और 2018 में और अब 2023 में, जिस तरह से उनको लगा कि शायद वो उनको अच्छा नहीं लगा, जो वो उसका एक तरह से अपने तरीके से जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। पर आप देखें कि जैसे उन्होंने अपने दोस्त देशों से, ब्रिटेन से, अमेरिका से कहा, ऑस्ट्रेलिया से कहा कि वो भी इसी तरह से भारत की निंदा करें, पर वो वैसा उन्होंने दूसरे देशों ने किया नहीं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं कनाडा के। उन्होंने केवल अपना कंसर्न
बताते हुए, जतलाते हुए ये कहा कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसको पूरा करना चाहिए और इसको केवल एलिगेशंस तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसमें तथ्य क्या है वो सामने लाने की जरूरत है। आप देखें, भारत ने भी ठीक शुरू से ही यही बात कही कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाइए और तथ्य सामने लाइए, और केवल ये क्रेडिबल एलिगेशंस या एक्यूजेशन के नाम से आप इस तरह से बात मत कीजिए। और जैसे इस तरह का जवाब उनके अपने मित्र देशों से आया तो दूसरे दिन ही आप देखें जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहकर भारत को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कितना मुश्किल है ये समझना कि इस तरह का कोई आप एलिगेशन लगाते हैं किसी देश के ऊपर जिसको ठीक कुछ ही महीने पहले, पिछले नवंबर में आप देखें कनाडा ने एक हिंद प्रशांत सागर रणनीति का दस्तावेज जारी किया था। उसमें कितने ही पैराग्राफ भारत से किस तरह से दोस्ती बढ़ेगी इस पर थे, और उसी में लिखा कि भारत उनकी हिंद प्रशांत रणनीति में सबसे क्रिटिकल पार्टनर, अंग्रेजी में लिखा, सबसे बड़ा और खास हिस्सेदार होगा उनका। तो एक तरफ तो आप कुछ ही महीने इस तरह की बात करते हैं कि आप भारत को सबसे अच्छा और बड़ा और खास हिस्सेदार, साझेदार मानते हैं हिंद प्रशांत से जुड़ने के लिए, और फिर ये अचानक इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि ये अंदरूनी राजनीति की जो उनकी कंपल्शंस हैं उसके अलावा उनको जो पर्सनल, जो अपना उन्होंने असेसमेंट किया कि 2018 में और अब इस यात्रा में उनको किस तरह का व्यवहार मिला यहाँ भारत में और उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो केवल बैक चैनल में या खास क्लोज डोर मीटिंग्स में ये बात रहनी चाहिए। जैसे भारत ने भी हमेशा से कहा है कि भारत कुछ चीजों का समर्थन नहीं करता जो कनाडा में होती हैं, और भारत ने कभी कोशिश नहीं की कि खुलकर इसको सार्वजनिक तौर पर इस तरह कहा जाए या उनके किसी डिप्लोमेट को डिसमिस किया जाए। मुझे लगता है कि भारत का जो व्यवहार है वो सारी आज दूसरे जो बड़ी शक्तियां हैं, जो पश्चिमी देश, कनाडा के दोस्त देश हैं, वो भी भारत की बात को समझते हैं, और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि वो आज कनाडा के साथ खड़े हैं। वो मुझे लगता है कि भारत के साथ ज्यादा खड़े लगते हैं, क्योंकि वो भी वही बात कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भी शायद समझ आ रहा है कि उनसे शायद कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शन एक तरह से जी। तो हम वो कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे कि क्या वो प्रसंग या वो तबका इतना हावी है जहां प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को इतनी बात करनी पड़ी। आखिरकार वो कनाडा जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कुछ तो सोच समझ के बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आरती जी, जो इंडिया का रिस्पॉन्स है कि उन्होंने आरोपों का जोरदार खंडन किया। एक और चीज जो आज एमईए कॉन्फ्रेंस में आई कि भाई दोनों तरफ के जो राजनयिक हैं उनकी संख्या भारत में ज्यादा थी, भारत के लोग वहां पर कम है, तो अब बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि पैरिटी होनी चाहिए, बरोबर होगा, आपके कुछ लोगों को यहां से जाना पड़ेगा। फिर जो ये वीजा वाली बात आई कि रीजन बताया गया कि चूंकि थ्रेट्स ऐसे मिल रहे हैं कि एम्बेसी हो जाए या काउंसलेट हो जाए वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, और ये रीजन है कि हम वीजा को इस वक्त प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है कि मैंने नहीं सुना कभी भी कि भारत ने ऐसे किसी देश के वीजा रोके हों, या जिस भी रीजन से उन्होंने उसके टेक्निकल रीजन दिए, लेकिन आफ्टर ऑल इसमें एक मैसेज भी है। तो क्या भारत का जो जवाब है कनाडा को, क्योंकि वो अप्रत्याशित है, तो जवाब भी कुछ उस ढंग का होना चाहिए, वो एट पार है या हमें कुछ और करना चाहिए था, या ये बहुत ही संतुलित है जो हम रिवर्ट कर रहे हैं यहां से? विपिन जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी और आपने ये नोटिस किया होगा कि सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है। जो कनाडा और इंडिया के बीच में टेंशन वाला जो एक रिलेशनशिप है, वो लगभग 40 साल से भी ज्यादा वाला रिलेशनशिप, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की सरकार, मतलब 40 साल हम लोग लगातार बर्दाश्त करते आ रहे हैं, कनिष्का बॉम्बिंग से लेकर अभी तक हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि आखिर हमारी कंट्री की जो सॉवरेंटी है, हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और हमारे लोगों ने जो खालिस्तान टेरर मूवमेंट में जो सहा, और उसके बाद भी जो लगातार अभी तक सह रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट की वजह से, उसका क्या रिस्पांस होना चाहिए। जो कंट्री हार्बर कर रही हो, प्रोटेक्ट कर रही हो उन्हीं टेररिस्ट को, जिन लोगों ने आम भारतीयों की हत्याएं की। इनफैक्ट सिर्फ आम भारतीय नहीं है इसमें इन्वॉल्व। कनिष्का बॉम्बिंग में काटजू सर ने जो पॉइंट आउट किया, 329
लोग मारे गए उसमें ज्यादातर कैनेडियन सिटीजन थे। आप सोचिए कि ट्रूडो की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उससे पहले भी जो गवर्नमेंट्स रही है कनाडा में, उन्होंने कितना नजरअंदाज किया। ऐसा जो टेरर थ्रेट सिर्फ भारत के लिए नहीं था, उनके अपने लोगों के खिलाफ था। लेकिन वो पॉलिटिक्स जो अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसकी बात बाकी सारे पैनलिस्ट ने भी की, और ये भी हमने पढ़ा है काफी सारी रिपोर्ट्स में कि जस्टिन ट्रूडो को इनफैक्ट पिछले इलेक्शंस में इनफैक्ट दोनों बार चाइनीज फंडिंग और चाइनीज सपोर्ट की वजह से वो आए हैं पावर में। तो ये लगातार जो ये कड़ियां हमने देखी पिछले 40 साल में, लगातार कनाडा का सपोर्ट खालिस्तान टेरर मूवमेंट को, टेरर नेटवर्क को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये पाकिस्तान से अलग तो नहीं है। पाकिस्तान ने भी तो यही किया ना, कश्मीर में किया, पंजाब में किया। तो जब हम पाकिस्तान को एनिमी स्टेट या पाकिस्तान को हम कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि टेरर स्टेट है, कंटिन्यूअसली हम इंटरनेशनल फोरम्स पे, यूनाइटेड नेशंस में, मीडिया में, हर किसी प्लेटफॉर्म पे हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे पिछले 40 साल में? इनफैक्ट इस गवर्नमेंट ने जब तक ये कदम नहीं उठाए, उससे पहले हम लगातार क्यों बर्दाश्त करते रहे, क्यों चुप रहे? पहली बार फाइनली इस गवर्नमेंट ने हिम्मत करके साफ साफ एक स्टैंड लिया है कि इनफैक्ट ओसीआई कार्ड्स पे भी जो बात हो रही है, कई सारे जो खालिस्तानी है जिनके ओसीआई कार्ड्स है, उनके तो वो रद्द किए जाने चाहिए। जो गवर्नमेंट ने अभी स्टेप्स लिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है सिर्फ इन कदमों तक नहीं हमें सीमित रहना चाहिए, हमें आगे भी कई सारे मेजर्स लेने चाहिए। ओसीआई कार्ड पे लीजिए, इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ है कि वीजा सर्विसेज सस्पेंड की गई है। एक क्लियर मैसेज है कैनेडियन एस्टैब्लिशमेंट को, कैनेडियन डीप स्टेट को, जस्टिन ट्रूडो को, कि जब तक इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस वो प्रोवाइड नहीं करेंगे हमारे खिलाफ, जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, तो ये सारी बातें बेकार की है। वो अपने आप को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बराबर ला रहे हैं। कनाडा आज जस्टिन ट्रूडो की जो स्टेटमेंट्स है और जिस तरह का उनकी जो पॉलिसी रही है खालिस्तान को लेकर, लगातार प्रमोट करना, निज्जर ही सिर्फ नहीं, कई सारे लोगों को उन्होंने 2018 में भी जब आए थे, आपको याद होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको डांट लगा दी थी। एक चीफ मिनिस्टर जो पंजाब का, एक प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा का, उसको डांट लगा दी और उनको बिल्कुल जलील किया कि आपकी हिम्मत कैसे होती कि आप खालिस्तानी टेररिस्ट को आप प्रोटेक्शन देते हैं और उनको एनकरेज करते हैं और हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ये जी तो मेरा मानना है कि जो सरकार ने जो मेजर्स लिए हैं बिल्कुल सही है। हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इस पे कार्रवाई लगातार करनी चाहिए। एनआईए ने जो लिस्ट दी है 23 लोग जो खालिस्तान के बैठे हैं कनाडा में, उनका एक्सट्रेडिशन होना चाहिए। इनफैक्ट हमको कनाडा के साथ उसी तरह का मैं कहूंगी पोस्चरिंग वही होनी चाहिए, वही स्टैंड होना चाहिए जो हमने पाकिस्तान के साथ रखा है कि जब तक टेररिज्म को आप बढ़ावा देंगे, हम आपसे बात बिल्कुल कोई भी ऐसा देश जो इस चीज के लिए, भले ही वो कितना भी बड़ा देश और कैसा भी हो, अगर उसकी पोस्चरिंग ऐसी है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आतंकवाद को, अशांति को, अमन को खत्म करने के लिए बढ़ावा दे रहा है, तो फिर वहां बोलना और एक्शन लेना जरूरी। काटजू साहब, एक चीज है जो शायद दर्शक भी समझना चाहेंगे, आप मुझे लगता है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं और कनाडा, अमेरिका, ये भी एक पॉलिटिकल असाइलम की बात रहती है। मतलब वो हम सब जानते हैं, अलग अलग केसेस में लोग वहां भाग जाते हैं, पनाह मिलती है, वहां तक तो ठीक है, चलिए कि कोई बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे चला गया या कैसे चला गया या कोई बिजनेसमैन चला गया। लेकिन जब बात है कि बाकायदा टेररिज्म है, आतंकवाद से जुड़ी हुई चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लंबा इतिहास रहा, उसको सपोर्ट करना, ये इनकी कौन सी नीति का हिस्सा है और क्या रीजन है इसके? देखिए, अगर कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट को फॉलो करते हैं उनसे बात करिए तो वो ये कहते हैं कि कनाडा ने कोई ऐसी लॉ नहीं बनाई है जिसके तहत वो इन लोगों पर, या जो इस तरह के जलूस निकलते हैं खालिस्तानियों के, उन पे अंकुश लगा सके।
अब ये कनाडा की जिम्मेदारी, अब ब्रिटेन ने इस तरह की लॉ शायद 16-17 साल पहले बना ली। अब कनाडा की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहता है कि एक जिम्मेदार देश की तरह एक्ट करे तो उसको ऐसी लॉज बनानी पड़ेंगी। वो ये नहीं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वो पनाह नहीं ले सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूं जो कि शायद हमारे कुछ लोगों को बुरी लगे, आरती जी को शायद बुरी लगे, आज के दिन हम कनाडा के साथ वो रवैया नहीं कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ। कनाडा ने कोई आतंकवादी हमारे पास नहीं भेजे, आरती जी ये मानेगी? पाकिस्तान ने तो 30 साल से आतंकवादी यहां भेजे, क्या कनाडा ने वो भेजे? इसलिए राजनय की ये मांग होती है कि जोश के साथ होश नहीं खोते और ऐसी तुलना नहीं करते हैं जिससे अब हम इस कगार पे पहुंच जी। थोड़ा ऑडियो का इशू है काटजू साहब, थोड़ा लिंक आपका डाउन जा रहा है। जी आरती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे क्विकली? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विपिन जी, हमने 40 साल हम चुप रहे, 40 साल हम डिप्लोमेसी से और 40 साल हम बैक चैनल से ऑफिशियल लेवल पे हमने लगातार अपनी बात रखी है कनाडा के साथ, और 40 साल तक उनका जो व्यवहार रहा है लगातार एनकरेज। ये सच है, काटजू जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान और कनाडा एक लेवल पे बिल्कुल सही, आप उनको इक्वेट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं भेजे हैं, लेकिन जब आप शय देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो जो एनकरेज हो रहा है खालिस्तान मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, रिवाइवल हो रहा है पिछले 10 साल में, हमने दोबारा देखे नए सारे एलिमेंट्स पंजाब में पैदा हो गए। तो वो कैसे हुए? फंडिंग जो आई वो कहां से आई? बेशक हमारा बॉर्डर कनाडा के साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा ने खालिस्तानीज को भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया। तो मेरा मानना है कि 40 साल हमने बहुत डिप्लोमेसी की, बहुत अच्छा काम किया। हमारे डिप्लोमैट्स ने तरीके से इस पीसफुली कनाडा के सामने बात रखी, तो उन्होंने नहीं माना। तो अब हमारा आज की डेट में जब उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है बिना किसी एविडेंस के, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो क्यों नहीं हम इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ठीक है, तनेजा साहब कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे, आई थिंक हाथ उठा रहे थे सर आप। जी नहीं, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। कनाडा लगभग 4 करोड़ की आबादी है। हमारे पिछले सालों के संबंध देखें तो ज्यादातर स्मूथ रहे हैं। कुछ मुद्दे रहे हैं, खासतौर से खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर के, जिसमें बातचीत भी हुई है। कई दफे सफलता मिली है, कई दफे नहीं मिली है। कई दफे आज हमने देखा ट्रूडो साहब ने जो जिस तरह आगे प्रधानमंत्री ने कहा है, वो थोड़ा बड़ा एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के मुझे कहीं ये नजर आता है कि वो कहीं जिम्मेदारी की कमी उन्होंने दिखाई है। स्वर्ण सिंह जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट एक बताया, मुझे भी उसमें थोड़ा वजन नजर आता है कि शायद वो जब भारत आए, अभी या इससे पहले जब वो आए थे, तो उनको लगा कि शायद कहीं हमारी तरफ से जितनी गर्मजोशी हमने दिखाई थी उसमें उनको इतनी गर्मजोशी नजर नहीं आई। भारत का तो परंपरा है, हमारे यहाँ जो मेहमान आता है वो मेहमान होता है। हमने तो उनके लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करा था ललित होटल में, उन्होंने नहीं लिया, ये उनकी मर्जी है। जहां तक भारत की बात है, जो जिसका जिस हिसाब से होना चाहिए हम स्वागत करते हैं, चाहे वो किसी भी देश का आ जाए। तो इसलिए वो अगर वो उन्होंने कुछ उसमें ऐसा रीड किया है, कहीं वो बड़ी उम्मीद कर रहे थे, तो वो उनकी उम्मीद कोई भी अपना रख सकती है। लेकिन उससे जहां तक भारत की बात है, भारत की तो परंपरा है, हमारे यहाँ सरकार छोड़ी, कोई गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसके कोई मेहमान आता है, वो आउट ऑफ द वे जाके अपने रिसोर्सेज ज्यादा आगे जाके जो है गर्मजोशी दिखाता है। तो उनको भारत को समझना होगा। दूसरी बात ये रही, जहां तक कि कनाडा के 4 करोड़ लोग, कनाडा का इंडो पैसिफिक में एक अहमियत, उसके साथ साथ तमाम हमारे मित्र देश, चाहे वो क्वाड में हो या इंडो पैसिफिक में है, कनाडा की वहां पर उनकी अपनी एक जगह। मुझे लगता है हमको बहुत ही, जो भी शब्द हम बोले, जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका दुनिया के अंदर ना कोई सम्मान, ना कोई स्थान,
ना कोई वो, तो इसलिए हम पाकिस्तान से किसी भी देश की तुलना करते हैं तो पाकिस्तान का कद बढ़ा देते हैं। तो पाकिस्तान तो कोई किसी गिनती में आता नहीं है। और जहां तक कनाडा की बात है, ये कनाडा ने कि जिस तरह से बयानबाजी हुई है, संसद में हुआ है, जाहिर है, साफ साफ दिख रहा है, इसका मुख्य कारण वहां के आंतरिक अपनी राजनीति है। लेकिन साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा, उन्होंने ये भी बोल दिया वो एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, वो प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं आप जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम एक मैच्योर कंट्री है, कनाडा तो यंग कंट्री है, हम तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है। हमको प्रोवोक नहीं होना, हमको देखना है इसमें जो बात है, असली मुद्दा उसी पे रहना है। उन्होंने एक इल्जाम लगाया है, वो इल्जाम वो वापस लें और पूरी दुनिया देखे कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया प्रधानमंत्री के स्तर पे, संसद के अंदर, वो संसद में जाकर के उसको वापस लें। हमारा फोकस ये सिर्फ रहना है। बाकी जहां तक और जो कनाडा के साथ संबंध है, कनाडा खाली प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो नहीं है, 4 करोड़ लोग और भी वहां रहते हैं, उसमें 15 लाख भारतीय मूल के भी हैं, और भी एशिया के तमाम लोग हैं। इसलिए हमने हमारा जो रवैया और हमारे स्टेटमेंट, उनमें जिम्मेदारी होना चाहिए, उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, और ये दिखना चाहिए दुनिया को कि उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया वो उसमें कहीं मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन भारत जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम जो ठीक है, एमईए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करे बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जहां तक कुल मिलाकर के वो बात है, वो हमें दिखाना चाहिए हम एक परिपक्व देश है, मैच्योर कंट्री है। हम दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पीपीपी पे 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। तो ऐसे देश पे अगर कोई आरोप लगा देता है, गैर जिम्मेदार आरोप लगाता है और जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो हमने उसमें किस तरह से अपने को पेश करना, हमारे व्यवहार में मैच्योरिटी होनी चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया उसका सम्मान करे। और कनाडा को या किसी भी देश को हम पाकिस्तान से कंपेयर जब करते हैं, पाकिस्तान का कद बढ़ाते हैं, ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। स्वर्ण सिंह जी, जब अभी हाल ही में G20 हुआ और उसमें भारत का जो रुतबा नजर आया, जो बाकी मुल्कों के साथ उसकी जो एक ताल्लुकात नजर आए, जो लेवल नजर आया, और प्रधानमंत्री ने भी कहा, बाकी उनके पार्टी मेंबर्स ने भी कहा कि भारत से हर कोई दोस्ती करना चाहता है, और वो माहौल भी दिख रहा है, वो उसमें कोई शक की बात नहीं है, और उसमें आर्थिक रीज़न भी हैं और बाकी पॉलिटिकल रीज़न भी हैं। एक तरफ चाइना है, तो चाइना को सेटल करने के लिए पूरे वेस्ट को इंडिया एक बड़ा देश लिखता है कि हाँ इनके साथ करेंगे। तो क्या ये ट्रूडो साहब की जो चीज़ है, ये उन सारे नैरेटिव्स के अगेंस्ट नहीं चली गई? हाँ, इतना ज़रूर है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा है कि भाई जांच में आप मदद करें, और बिल्कुल सही है कि उन्होंने इसके अलावा कोई और बयान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ट्रूडो जो लाइन लेके निकल गए हैं अलग से, वो इस वक्त नहीं आनी चाहिए थी। ये जो एक दिन गर्मी दूसरे दिन नरमी का जो व्यवहार हाल ही में देखा ना हमने, जो संसद में पहले भाषण दिया, फिर कहा कि वो प्रोवोक नहीं करना चाहते भारत को, इसको यदि आप एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के नजरिए से ना देखें तो बहुत बड़ा पजल बन जाता है। फिर उसमें क्या चीन जुड़ा हुआ है, क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, क्या उनको जो स्नब की फीलिंग मिली यहाँ भारत में वो जुड़ा हुआ है, या कोई और कारण है, वो सब फिर बहुत स्पेकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो भी उसकी वजह हो, हमें केवल उस पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा पहले संसद में, और फिर उसके दूसरे दिन बाहर जो दूसरा कहा कि वो प्रोवोक नहीं करना चाहते भारत को। भारत की रणनीति इस वक्त पूरे ध्यान इस पर होना चाहिए कि इससे तनाव बढ़े नहीं, क्योंकि वहां जितने भी भारतीय हैं उनका आपस में जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनमें कोई तनाव बढ़ना नहीं चाहिए। जितने हमारे मिशंस हैं उनको कोई वहां से चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अभी जैसे टेम्पररी सस्पेंशन हुआ है वीजा देने का, जाहिर है वो भारत को करना पड़ा, क्योंकि आप देखें कि हमारे मिशन में जितने भी वहां लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि इस तरह का यदि माहौल तनाव का है तो क्या वो बाहर निकल सकते हैं, दफ्तर जा सकते हैं, घर आ सकते हैं, या क्या वो वीजा प्रोसेसिंग हो सकता है जैसे होता है या नहीं हो सकता है। दूसरी उसकी बात यह कि यदि इस तरह का तनाव वहां बना हुआ है एक खास कौम में, तो फिर यह संभव है कि वो यहां से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे भारत में और खासकर पंजाब में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए भी टेम्पररी वीजा आपको सस्पेंड करना पड़ता है। तो वो कदम जो उठाए हैं भारत ने, उसमें पूरी कोशिश यही है कि तनाव बढ़े नहीं बल्कि तनाव कम हो। और मुझे लगता है कि भारत और कनाडा के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ हिस्सेदारी है, कनाडा का बहुत बड़ा निवेश है भारत में, व्यापार बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। और खासकर हमारे जो विद्यार्थी वहां जाते हैं, 7 या 8 साल से, पिछले 1 साल में पूरा वहां वैंकूवर में
यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विजिटिंग प्रोफेसर था मैं। 7-8 साल से भारतीय विद्यार्थी 40% हैं वहां के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में आते हैं, और 7 साल से सबसे बड़े जो संख्या है वो भारतीय विद्यार्थियों की है वहां। फिर वो वहां नौकरी करना चाहते हैं। तो ये सब जो यहाँ से तालमेल लोगों का बना हुआ है वहां, उसमें कितना तनाव आ सकता है, मुझे लगता है वो सब ध्यान में रखना होगा कि किसी भी भारतीय को असुरक्षा का वहां जो है वो फीलिंग ना हो। हमारे मिशंस जो हैं वो ठीक से काम करते रहें, और जो गलत जो तत्व हैं उनको किस तरह से एक तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, आइसोलेट किया जाए, उनको कोशिश की जाए कि उन पर अंकुश लगना चाहिए कनाडा की सरकार की तरफ से, और उनकी क्या परेशानियां हैं, क्यों वो इस तरह का जो एक सिंपैथी अक्सर नजर आती है भारत को एक खास तरह के एलिमेंट्स के साथ, जिनसे भारत हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो क्या कनाडा की सरकार ये बात नहीं समझती है? तो ये सब चीजों को, चुनौतियों को सुलझाते हुए मुझे लगता है तनाव ना बढ़े, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा भारत को। और फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरह से सीमित कदम भारत ले रहा है उसमें कोशिश यही है कि कम से कम तनाव ना बढ़े और रिश्ते सुलझाए जाएं और दोस्ती आगे बढ़ाई जाए दोनों देशों की। और कनाडा जाहिर है कि नाराजगी के मुद्दे भी हैं हमारे रिश्तों में, पर हिस्सेदारी साझेदारी भी भारत और कनाडा के रिश्तों में है। और जितने भी पश्चिमी देश हैं उनमें कनाडा भी एक है, जिससे लगातार भारत की जो एक तरह से छवि है वो बदली है, दोस्ती बढ़ी है, हिस्सेदारी बढ़ी है जी। तो कनाडा को उसमें अलग थलग करने की जो कोशिश है मुझे लगता है ना हम कर रहे हैं, ना होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, ये दो देशों के बीच का मामला है और वाकई कनाडा एक अलग स्थिति में खड़ा हुआ देश है। वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहें या जो भी कहें, आप सही कह रहे हैं कि अभी हम शायद सीधा सीधा उसका रीजन नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन जो हुआ है फेस वैल्यू पे उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे हमें मैच्योरिटी के साथ डील करना है। छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर वही कि वो क्या लेवल होगा डीलिंग का, यहां से क्या रिश्ते और तल्ख होंगे या फिर यहीं पे सेटल हो जाएंगे। बहुत बड़ा कारोबार भी हमारा चलता है कनाडा के साथ, भारतीयों का वहां पर बहुत आना जाना भी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन भी है लोगों के लिए, एस्पिरेशनल कंट्री भी है। ये तमाम चीजें हैं और ये दोनों तरफ की सरकारें भी जानती हैं। तो क्या इसमें आगे अप्रोच होगी और क्या इसके नतीजे निकलते हुए दिखेंगे, वो सारी बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद। अड्डा में आज बात हो रही है भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी की। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी विवेचना की कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच इस वक्त थोड़ी तनाव की स्थिति बन गई है, पॉलिटिकल लेवल पर तनाव की स्थिति बन गई है, और आगे उसके पीछे के कारण क्या है, और आगे अब हम बात करेंगे कि इसका क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या होता हुआ हम देखेंगे, क्या तल्खी कुछ और बढ़ेगी। तो काटजू साहब, अभी जो स्थिति है, क्या आपको क्या लगता है यहां से ये बात सेटल हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि बाकी चीजें हो रही हैं, एक एक्सरसाइज भी होनी है, कोई जॉइंट एक्सरसाइज जिसमें कनाडा पार्टिसिपेट कर रहा है। तनेजा साहब ने शुरू में एग्जांपल दिया कि बड़े बड़े हमारी पेट्रोलियम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट वहां पर हैं और वो सारी व्यापार की बातें हो रही हैं, $4 अरब से ज्यादा का कारोबार होता है रेगुलर, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बाकी चीजें अपनी जगह चलती रहेगी और ये पॉलिटिकल लेवल पर शायद थोड़ी बहुत रस्साकशी दिखे, लेकिन ऐसी चीजें सामान्य रहेंगी या तल्खी बढ़ेगी? सर आप म्यूट पर हैं। मुझे लगता है तल्खी बढ़ रही, तो म्यूट पे नहीं हूं। जी सर, काटजू साहब बोले। हाँ, मैंने कहा मुझे लगता है कि तल्खी बढ़े। अच्छा, मैं इसलिए ये कहता हूं क्योंकि आज जो हमने कदम उठाए उससे साफ है कि अभी हम तापमान को कम करने के फेवर में नहीं, और ये भी मुझे लगता है कि इस वक्त अब हमारी एक नई राजनयिक परंपरा निकल रही है कि हमें ये दिखाना है कि हम फोर्सफुल एक्शन ले सकते हैं किसी भी देश के साथ जो हमारी बातों को नहीं माने, जो हमारी इज्जत पे को धब्बा लगाने की कोशिश करे, जो ऐसे इल्जाम लगाएं जैसे ट्रूडो साहब ने लगाए हैं, और वो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं। तो आपने जो सवाल पूछा उसका तो यही जवाब है कि अभी टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि दोनों देशों के हित बहुत क्षेत्रों में मिलते हैं और दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। आज ही देखिए, सुखबीर सिंह बादल जो कि पंजाब के
अकाली दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं पंजाब के, वो गृह मंत्री से मिले, कनाडा और भारत के रिश्तों के संबंध में मिले, और उन्होंने तो इससे साफ है कि यहां पर भी इंटरेस्ट है, हमारे डोमेस्टिक प्रोसेस में इंटरेस्ट है कि कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल खाई में ना जाए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि कनाडा को अब खालिस्तान के मसले पे अपना रवैया बदलना ही पड़ेगा। जैसा 40 साल से उसका व्यवहार चल रहा है वो आगे बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल मैंने भी कहा, और मुझे खुशी है कि तनेजा साहब और स्वरण सिंह साहब ने भी सहमति करी, और आरती जी भी शायद इससे सहमत हो जाएं, कि पाकिस्तान से तुलना इस वक्त कनाडा की करनी बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि पाकिस्तान तो दुश्मन देश, कनाडा को हम दुश्मन की कैटेगरी में इस वक्त नहीं ला सकते। उन्होंने बहुत चीजें कही हैं ट्रूडो ने जो गलत है। अच्छा, एक और चीज मैं कहूँ, मुझसे बहैसियत डिप्लोमेट के कनाडा की अंदरूनी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। जो ट्रूडो ने कहा है वो बयान उन्होंने बहैसियत प्रधानमंत्री की करा है, और प्रधानमंत्री ही देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए कनाडा का बयान, इसमें हमें कोई उनके लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है जी, कि वो निर्भर है जगमीत सिंह की पार्टी के, और जगमीत सिंह का तो एटीट्यूड सबको मालूम है। वो उनकी बात, उसको वो कैसे सुलझाएं वो उन पर है। और ये भी मैं नहीं मानता कि वो इतने मैच्योर हैं कि वो समझते हैं कि उनका अवभगत यहां ठीक नहीं हुआ G20 में। देखिए, ये बात जो है कनाडा से, ये आज नहीं, ये तो चीन और रूस का जिक्र हुआ। मैं आपको याद दिलाऊं कि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने शायद मई के महीने में इल्जाम भारत पे लगाया था कि जैसे रूस और चीन इंटरफियर करते हैं, कुछ हद तक भारत भी कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करता है जी। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि एक ये हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, जहां मैंने उसका खंडन किया। मैंने कहा कि अगर खालिस्तान के मसले पर भारत के जो राजनयिक हैं वो प्रचार करते हैं भारतीय समुदाय में, तो वो उनका दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ठीक नक्शा कनाडा की आवाम के सामने इस इशू पर वो पेश करें। तो ये कहना कि भारत को उन्होंने कहा है, पहले कभी नहीं कहा है कि भारत इंटरफियर करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि करा है, वो कहा है उन्होंने। जी जी। तो ये सबको देखते हुए हाँ, हमारे आर्थिक हित हैं बहुत, 30% दाल वहां से आती एग्रीकल्चर के एरिया में है, एनर्जी के एरिया में है, जैसे तनेजा साहब ने कहा वो सही है, उसको प्रोटेक्ट भी करना हमें चाहिए उन हितों को। लेकिन अंतिम बात यही है, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा कि तलखी क्या बढ़ेगी, हाँ अवश्य बढ़ेगी। अब मेरी नजर इस पर होगी कि ट्रूडो जो शायद उन्होंने बयान अपना दे दिया हो या फिर आज दें, यूएन जनरल असेंबली में जो बयान देते हैं, तो क्या भारत का जिक्र करेंगे? अगर उन्होंने किया तो उससे तापमान और बढ़ेगा। ठीक है, उस पर नजर रहेगी। आरती जी क्विकली कि अब जब ठीक है, ट्रूडो ने बात की अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने भारत से कहा कि ठीक है आप जांच में सहयोग करें, लेकिन क्या जब ये अगर मान लीजिए तलखी बढ़ती है तो भारत और कनाडा अब बड़ी थोड़ी सी सांसत होगी इन विदेशी मतलब इन मुल्कों के लिए, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, कि वो किसका पक्ष ले खुल के किसका ना ले, क्योंकि संतुलन उनको बनाना पड़ेगा। ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ये तो बिल्कुल उन पे निर्भर है, यूएस पे निर्भर है, नेटो कंट्रीज पे निर्भर है, ऑस्ट्रेलिया पे निर्भर है कि वो किस तरह का एक तो वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं, फोर्सी करते हैं दुनिया में, किस तरह से वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप रखना चाहते हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर में, ये उन पे निर्भर करता है। लेकिन अगर तो जिसकी संभावना काटजू जी भी कर रहे हैं कि ये
जो विवाद है ये बढ़ेगा और जो अभी सिचुएशन जो इंडिया और कनाडा के बीच में एस्केलेट होगी, तो उसका मतलब ही क्या है? उसका मतलब ये है कि कनाडा भी अभी तक उन्होंने कोई इस तरह का कोई मेजर नहीं लिया कि जो इश्यू खड़ा है कि खालिस्तान के ये जो निज्जर साहब की जो हत्या हुई और जो इल्जाम भारत पे लगाया, इस पे उन्होंने अभी कोई रिवर्सल नहीं लिया, बैक ट्रैक नहीं हुए इस इल्जाम पे। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने संसद में यह भाषण दिया और इंडिया को इस तरह डेमोनाइज करने की कोशिश की, जिस तरह से आपको याद होगा कि खशोगी की जो हत्या हुई टर्की में एम्बेसी में, तो उस टाइम पे जो पूरा वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था, और अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी उसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में डेमोनाइज करना चाहते हैं इंडिया को, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया ना तो इंडिया की ऐसी कोई क्षमता है, दूसरी ना ही इंडिया का वो अप्रोच रहा है फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज। आप खुद कह रहे हैं, सभी पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे मित्र ही है, इनके साथ हमको एस्केलेट नहीं करना चाहिए, ये विवाद नहीं होना चाहिए, इनके साथ हमको दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। ये ही हमारा अप्रोच रहा है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो अगर ये अप्रोच जो है 40 साल के बाद भी हमको लग रहा है ये फेल हो चुका है, ये अप्रोच, इस अप्रोच से हमें कुछ नहीं मिला। लगातार खालिस्तान का रिवाइवल दोबारा क्यों हो रहा है कंट्री में? क्यों पंजाब में खालिस्तानी एलिमेंट जो है हम लोगों ने इतने पकड़े और इतने दिख भी रहे? जी बिल्कुल, और वो अपने आप में एक पूरी चर्चा का विषय होगा। मैं, क्योंकि मेरा समय तेजी से अब समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक सवाल नरेंद्र तनेजा जी कि क्या इन सबके बीच जो आर्थिक आदान प्रदान है, व्यापार है, कारोबार है, लोगों का आना जाना है, बच्चे बहुत सारे पढ़ने जाते हैं, एक बड़ा तबका वहां पहुंचता ही है लगातार कनाडा में सिटीजनशिप लेने, बहुत तमाम चीजें हैं, उस पर इस बार कोई इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा या वो पैरेलल में सब वैसा ही चलेगा जैसा चलता आया है? देखिए, हमको थोड़ा सा यथार्थवादी बनना पड़ेगा। कनाडा और या जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जो जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, हमें इनके साथ भी साथ में काम करना है। और चाइना बहुत बड़ी चुनौती है, और बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाला है, और भी बड़ी। तो हमें मिलकर के काम करना है। इंडो पैसिफिक बोल दीजिए, क्वाड बोल दीजिए, आप जिस नाम से उसको चाहे तो बुला लीजिए, लेकिन साथ में ये भी हमारे सामने एक चुनौती है आज कि तमाम देश, जिसमें कनाडा सबसे आगे है और फिर उसमें इंग्लैंड भी शामिल है, ब्रिटेन शामिल है और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ऐसे देश हैं, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड भी है। ये कुछ 3-4 ऐसे देश हैं जहां पे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव है। भारत में तो खालिस्तानी मूवमेंट को है नहीं, इसको मैं तो नहीं मानता। मैं पंजाब भी जाता रहता हूं तो ये अखबार में इधर उधर दिखता है, लेकिन भारत में कोई बार हमारे सिख बहन भाई कतई इसको जो है रिजेक्ट करते हैं। 100% कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो कनाडा के अंदर हो रहा है, या जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी शरारतें करते हैं, इंग्लैंड में तो होता ही रहता है, तो इसके बारे में अब हमको देखना पड़ेगा। जो हमारे MEA ने, जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, अब ये थोड़ा सा कदम जब उठाया ही है, तो इसका हमको अब समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसी हमारी दोस्ती का जो अम्ब्रेला है तमाम डेमोक्रेसीज के साथ, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इसी के अंतर्गत हमको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो ये चाहें कि जिस तरह का वो नजरिया दुनिया का रखते हैं हम उसमें साथ हो जाएं, लेकिन वो शक्तियां जो भारत के लिए चुनौती बन रही हैं, भारत का नाम खराब करती हैं, उसको छोड़ दिया जाए। तो सर, एक लाइन में, 2 लाइन में, कि क्या व्यापार और कारोबार पे फर्क पड़ेगा? मुझे देखिए, जहां तक व्यापार, कारोबार, इंडो पैसिफिक, क्वाड, ये सब साथ साथ चलता रहेगा। इसी के अंदर जो है ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है खालिस्तान का, इन 3-4 देशों के अंदर, इसको भी हमने आर पार करना पड़ेगा। अब ये शुरुआत हो ही गई है, तो इसे किनारे पे लेके जाना। ठीक है स्वर्ण सिंह साहब, आप कुछ, लेकिन मेरा समय बिल्कुल ही पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन मुझे जैसा निकल के आ रहा है कि तल्खी बढ़ सकती है, मामला बढ़ सकता है, और वाकई में कि एकदम तुरंत तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा, तो और इसमें 3-4 बहस हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप पहली बार अप्रत्याशित रूप से, अगर कनाडा से आया है तो अप्रत्याशित रूप से जवाब भी जा रहा है, वो एक स्टैंड है, लेकिन भारत के स्टैंड में एक मैच्योरिटी है, और आगे भी शायद हमें वो देखने को मिलेगी। और संतुलन साधना अब सबको पड़ेगा, क्योंकि भारत की भी अपनी एक जगह बनी है, ये वेस्ट भी जानता है, बाकी देश भी जानते हैं, पॉलिटिकल रीजन है, जियोपॉलिटिकल रीजन है,
और उस पर ये पूरा मामला जो उनका इंटरनल है यानी कि कनाडा का, वो उनको शायद अपने लेवल पे देखना होगा। अब देखते हैं कि क्या यूएन जनरल असेंबली में ट्रूडो साहब कहते हैं, आगे कनाडा की तरफ से इस पे किस तरह का रुख आता है, उस पर चीजें आगे बनती हुई दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।